तो हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दुशहरा टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल राउरकेला स्टील प्लांट का जो वैकेंसी आया हुआ था। OCTT मेटलर्जी रिलेटेड हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात किया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, बहुत टाइम से मतलब लगभग 3 ईयर से फॉलो कर रहे हो, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं सेल का लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन इकट्ठा करके आपके साथ शेयर किया था। इतना बढ़िया कंटेंट पूरा यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सेल का लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी चैनल का जो सेल बोल के एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन मेटलर्जी टेक्निकल ओनली, मैं मेटलर्जी के बारे में बात किया था क्योंकि मेरा पास मेटलर्जी का ही ओनली कंटेंट था और बाकी किसी का नहीं था, इसलिए मैं टेक्निकल मेटलर्जी का बात किया था। लेकिन नॉन टेक्निकल सारा ट्रेड का आपको लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सारा ट्रेड का क्वेश्चन मैं इकट्ठा करके आपके साथ शेयर किया हूँ। और टेक्निकल मैं टॉपिक वाइज किया हूँ। टॉपिक वाइज मतलब मेटलर्जी का, फिजिकल मेटलर्जी, आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, फ्यूल फर्नेस एंड रिफैक्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, नॉन फेरस मेटलर्जी। ठीक है, सब अलग अलग मैं जितना सारा क्वेश्चन मेरा पास था लास्ट 5 ईयर्स का, मैं सारा क्वेश्चन को सेग्रीगेट किया हूँ अलग अलग पोर्शन में। और उसके बाद जो है आपका साथ में शेयर किया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सारा। आप अगर नहीं देखे हैं तो सेल का प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो चालू करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो चालू करने से पहले एक चीज़ आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वीडियो का बीच में मैं आपको बताते रहूँगा जो कि आपका बहुत काम आएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। फिनिश्ड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस गैस इज रिमूव्ड बाय। तो दोस्तों, ये फिनिश्ड नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये हो जाएगा फाइनेस्ट, मतलब सबसे जिसका डायमीटर सबसे कम रहता है। नैनो डस्ट पार्टिकल आप बोल सकते हो, माइक्रो डस्ट पार्टिकल आप बोल सकते हो। फाइनेस्ट, फाइन नहीं, फाइनेस्ट, बहुत बहुत फाइन डस्ट जो है प्रेजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस गैस इज रिमूव्ड बाय। ब्लास्ट फर्नेस गैस में दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ बड़ा डस्ट भी होता है, ठीक है, जिसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा रहता है, कुछ छोटा होता है जिसको फाइन डस्ट हम लोग बोलते हैं, और कुछ एकदम माइक्रोन में होता है जिसको हम लोग फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल जो ब्लास्ट फर्नेस गैस में जितना फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट रहता है वो कैसे रिमूव किया जाता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन है। वो डस्ट कैचर हो गया, वेट स्क्रबर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो गया और हाइड्रोसाइक्लोन हो गया। तो दोस्तों, ये चारों जो है ये वेस्ट गैस रिकवरी सिस्टम में काम में आता है आपका। गैस में यानी ऑफ गैस में, ऑफ गैस मतलब ब्लास्ट फर्नेस का जो भी ऑफ गैस है, मतलब जो भी बाई प्रोडक्ट गैस है ब्लास्ट फर्नेस का, आफ्टर आयरन मेकिंग जो गैस निकलता है, इमिट जो होता है, तो उसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल रहता है। तो ये चारों जो है डस्ट रिमूव करने के लिए ये चारों आपका यहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। तो फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल जो है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसको हम लोग ESP भी बोलते हैं। ठीक है, ESP नाम पे इसको जाना जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ किया जाता है फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल जिसका डायमीटर बहुत कम रहता है, माइक्रोन्स में रहता है। फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल जो है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से ही रिमूव किया जाता है। और थोड़ा बड़ा अगर डस्ट होगा तो थोड़ा बड़ा डस्ट कैसे रिमूव किया जाता है, जिसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये सब दोस्तों डस्ट कैचर, थ्रू डस्ट कैचर रिमूव होता है। वेट स्क्रबर यूज़ किया जाता है, ड्राई स्क्रबर भी यूज़ किया जाता है। तो ये सब हो गया आपका डस्ट कैचर, वेट स्क्रबर, ड्राई स्क्रबर। तो ये सब जो डस्ट पार्टिकल का डायमीटर ज़्यादा रहता है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ESP से आपका जो है फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल रिमूव किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ESP का पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन। यहाँ पे 4 आयरन ओर का नाम दिया गया है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड नन ऑफ द अबव। 3 नाम दिया गया है। तो तीनों में से हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन किस में मिलता है। तो दोस्तों देखिए, पहले हेमाटाइट में आयरन परसेंटेज कितना रहता है, 70% रहता है, याद रखिएगा। मैग्नेटाइट में दोस्तों कितना रहता है, 72.4 रहता है। बहुत सारा बुक्स में 73% भी लिखता है, लेकिन 72.4 इसका एक्चुअल परसेंटेज है। लिमोनाइट में कितना परसेंटेज
रहता है दोस्तों? लिमोनेट में 59.8% रहता है, यानी आप 60% बोल सकते हो, बहुत सारा बुक्स में भी 60% है। ऑप्शन डी में कोई ऑप्शन नहीं है, नॉन ऑफ द अबव है। लेकिन और भी एक आयरन और फेमस है, सीडराइट। ठीक है, सीडराइट में परसेंटेज कितना रहता है? 48.2। तो ये चारों आयरन और में आपका परसेंटेज ऑफ आयरन है। तो इसमें पूछा गया हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नेटाइट। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा तो मैग्नेटाइट ओर का कलर कैसा होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों को पता है कि हेमाटाइट ओर, आप ये भी बताइएगा कि हेमाटाइट ओर का कलर किस टाइप का कलर होता है, मैग्नेटाइट ओर का किस टाइप का कलर होता है, नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। रेडिश होता है, ब्लैकिश होता है, ब्राउनिश होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, क्या होता है, आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, क्योंकि मैग्नेटाइट में 72.4% ऑफ कार्बन आयरन परसेंटेज जो है 72.4% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लास्ट फर्नेस टेम्परेचर इन ए ब्लास्ट फर्नेस शुड बी केप्ट, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कोक। तो दोस्तों देखिए ब्लास्ट फर्नेस क्या है? एक काउंटर करंट रिएक्टर है। यहाँ पे क्या होता है? काउंटर करंट रिएक्ट होता है। काउंटर करंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि थ्रू 2 ईयर्स सबको हॉट ब्लास्ट इंजेक्ट किया जाता है। हॉट ब्लास्ट आपको पता होगा कि बहुत भारी, बहुत हल्का रहता है, इसीलिए ऊपर की तरफ ये उठना चाहता है। और ऊपर से क्या आता है दोस्तों? ऊपर से आपका जो है बर्डन मटेरियल आता है। बर्डन मटेरियल मतलब आयरन ओर हो गया, कोक हो गया, लाइम हो गया, फ्लाक्स हो गया, ये सब ऊपर से आता है। नीचे से ऑफ गैस मतलब ब्लास्ट फर्नेस जो हॉट गैस है ये ऊपर में जाता है। तो एक आपका सॉलिड बर्डन ऊपर से आ रहा है, असेंडिंग कॉलम ऑफ द सॉलिड बर्डन, एंड डिसेंडिंग कॉलम ऑफ द हॉट गैसेस। ऑफ गैस मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। यहाँ पे देखिए तो ये जो, इसीलिए इसको काउंटर करंट रिएक्टर बोला जाता है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस को जो है एक काउंटर करंट रिएक्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए असेंडिंग कॉलम ऑफ द गैसेस ऊपर में उठ रहा है, डिसेंडिंग कॉलम ऑफ द सॉलिड बर्डन। सॉलिड बर्डन में क्या होता है? कोक होता है, आयरन ओर होता है, फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोक का जो टेम्परेचर है, ब्लास्ट टेम्परेचर इन द ब्लास्ट फर्नेस शुड बी केप्ट। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कोक। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? मिनिमम जो टेम्परेचर देने से आपका मटेरियल जो है इग्नाइट हो जाएगा, यानी जल जाएगा। ठीक है, तो उसको इग्निशन टेम्परेचर बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोक का इग्निशन टेम्परेचर अगर ब्लास्ट फर्नेस से कम रहेगा, मतलब ब्लास्ट फर्नेस से नहीं, ब्लास्ट फर्नेस का जो गैस है, हॉट गैस, ब्लास्ट टेम्परेचर जो इसको बोला जाता है, ब्लास्ट टेम्परेचर से इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कोक अगर कम रहेगा, यानी ब्लास्ट टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो कोक उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, कोक इग्नाइट नहीं होगा, जलेगा नहीं। अगर जलेगा नहीं तो आपका आयरन मेकिंग नहीं होगा, क्योंकि जलेगा तभी हीट प्रोड्यूस होगा, तभी आपका आयरन मेकिंग होगा। तो हमेशा ब्लास्ट टेम्परेचर जो है कोक का इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी ना आपका कोक जल जाएगा। और आप मान लीजिए आपका कोक का इग्निशन टेम्परेचर है, मान लीजिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लीजिए, ठीक है। और अगर ब्लास्ट का टेम्परेचर हम 800 रखेंगे या 900 रखेंगे तो आपका कोक जलेगा नहीं। और अगर जलेगा नहीं तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, आपका आयरन मेकिंग नहीं होगा। लेकिन आपको अगर जलाना है तो यहाँ पे आपका ब्लास्ट का टेम्परेचर जो है कोक का इग्निशन टेम्परेचर, यानी मान लीजिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का आसपास रखना पड़ेगा, या तो फिर ऊपर रखना पड़ेगा। आसपास रखने से भी नहीं होगा, ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर रखना पड़ेगा, तभी कोक जलेगा, तभी आपका आयरन मेकिंग होगा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मोर देन आंसर हो जाएगा, मोर देन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कोक। कोक के इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा रखना पड़ेगा ब्लास्ट टेम्परेचर, तभी जा करके कोक जलेगा, और कोक जलेगा तो आपका आयरन मेकिंग चालू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसल्फराइजेशन इनसाइड द ब्लास्ट फर्नेस कैन बी डन बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग द स्लैग वॉल्यूम, हैविंग हायर स्लैग बेसिसिटी, रेजिंग हार्श टेम्परेचर। दोस्तों डीसल्फराइजेशन जो ट्रीटमेंट होता है, डीसल्फराइजेशन ट्रीटमेंट क्या होता है? आपका जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में जो भी लिक्विड मेटल है उसमें जो है सल्फर परसेंटेज ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सल्फर परसेंटेज कम करने के लिए कुछ आपको इनिशिएटिव पहले से लेना पड़ेगा। तो डीसल्फराइजेशन मतलब हो गया सल्फर परसेंटेज कम करना है इनसाइड द ब्लास्ट फर्नेस। तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? आपका स्लैग वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। स्लैग वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम सल्फर आपका स्लैग में आ जाएगा, और स्लैग में अगर सल्फर आपका आ जाएगा ना तो मेटल में सल्फर नहीं जाएगा। तो ये एक रीज़न हो गया। हैविंग हायर स्लैग बेसिसिटी, स्लैग का बेसिसिटी अगर हाई रहेगा तो
आपका जो है सल्फर जो है स्लैग में आ जाएगा, मेटल में नहीं जाएगा। जैसे मान लो आप कपड़ा धो रहे हो, ठीक है, कपड़ा धोने का टाइम आप अगर डिटर्जेंट पाउडर थोड़ा ज़्यादा दे दोगे तो आपका पानी का जो बेसिसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आपका कपड़ा में जो भी गंदगी लगा हुआ है, गंदा जो भी हुआ है कपड़ा, जितना ज़्यादा गंदा होता है उतना ज़्यादा हम लोग डिटर्जेंट पाउडर इसीलिए डालते हैं क्योंकि जितना सारा आपका वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रहता है सारा का सारा पानी में आ जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। स्लैग बेसिसिटी हाई रखने से क्या होता है, जितना सारा गंदगी है आपका स्लैग, आपका मेटल में सारा जो है स्लैग में आ जाता है, और स्लैग में आ जाता है इसलिए हॉट मेटल में नहीं जाता है। हॉट मेटल में नहीं जाएगा तो हॉट मेटल आपका प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। रेजिंग द हार्श टेम्परेचर, हार्श टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर आप तो सल्फर जो है दोस्तों स्लैग में आ जाएगा, मेटल में नहीं जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, याद रखिएगा। इंक्रीजिंग द स्लैग वॉल्यूम, हैविंग हायर स्लैग बेसिसिटी, रेजिंग हार्श टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगर आप स्लैग बेसिसिटी बढ़ाओगे ना तो आपका स्लैग का वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा ही होगा, जितना सारा कचरा है सब स्लैग में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों तीनों आपका कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन रॉस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड। तो दोस्तों सॉल्यूशन रॉस रिएक्शन जो है ब्लास्ट फर्नेस में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, वुडवर्ड रिएक्शन बोला जाता है, याद रखिएगा। तो रिएक्शन क्या है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। C+CO2 इज इक्वल्स टू 2CO, ये हो गया आपका वुडवर्ड रिएक्शन। इसको बोला जाता है वुडवर्ड रिएक्शन, इसको बोला जाता है सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो रिवर्स वाला जो आपका रिएक्शन है, यानी फॉरवर्ड वाला हो गया सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन या तो फिर वुडवर्ड रिएक्शन, मतलब C+CO2 इज इक्वल्स टू 2CO, इसको बोला जाता है सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन या तो फिर वुडवर्ड रिएक्शन, याद रखिएगा। और इसका जो रिवर्स वाला रिएक्शन है, यानी 2CO इज इक्वल टू CO2 प्लस C। CO जो डिकम्पोज होता है, ये जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है न्यूमैन रिएक्शन। बहुत जगह नॉनमैन रिवर्सेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, नॉनमैन रिवर्सन भी बोला जाता है, न्यूमैन रिएक्शन भी बोला जाता है, न्यूमैन रिवर्सन भी बोला जाता है। तो इसका जो ऑपोजिट वाला आपका रिएक्शन है, यानी 2CO इज इक्वल्स टू CO2 प्लस C, इसको बोला जाता है न्यूमैन रिएक्शन, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों हायर मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे पूछा गया है। आपको आयरन कार्बन डायग्राम अगर याद है तो, अगर आयरन कार्बन डायग्राम रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो मेरे को कमेंट करके बताइए आप, मैं आपका सारा डाउट एक ही वीडियो में पूरा का पूरा 100% क्लियर कर दूंगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपका पास डाउट है तो, और अगर नहीं डाउट है तो मैं आपका फालतू वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। डाउट है तो हमको बताइए, मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे पूछा गया है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो आयरन कार्बन डायग्राम में आपको याद होगा एकदम स्टार्टिंग में डायग्राम का कुछ शेप ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है। तो एकदम स्टार्टिंग में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है। एकदम स्टार्टिंग में कितना रहता है दोस्तों, ये लगभग आप मान सकते हो 1540 1539 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है कार्बन परसेंटेज 0 का बराबर है, 0.025 रहता है, यानी 0 आप मान सकते हो। तो ये हाई प्योरिटी ऑफ कार्बन, आप हाई प्योरिटी ऑफ आयरन होता है। हाई प्योरिटी ऑफ आयरन मतलब ऑलमोस्ट प्योर आयरन किसको बोला जाता है, रॉड आयरन को बोला जाता है। तो रॉड आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है दोस्तों, ये हमेशा सबसे ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा मतलब आयरन कार्बन डायग्राम की बात करो, ये रहता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जैसे ही आप उसमें कार्बन पार्टिकल्स डालोगे तो क्या होगा, फेराइट होगा, फिर फेराइट के बाद परलाइट होगा, फिर सीमेंटाइट होगा, लेटेबोराइट, धीरे धीरे आएगा। जितना कार्बन प्योरिटी बढ़ता जाएगा दोस्तों, पहले मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो कर्व है पहले कम हो रहा है, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रॉड आयरन, ऑलमोस्ट प्योर आयरन है। कितना है, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा हार्ड है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सीमेंटाइट यानी आयरन कार्बाइड। इसका फॉर्मूला है Fe3C आयरन कार्बन डायग्राम में। इट कंटेन 6.67% कार्बन बाय वेट, ठीक है। तो ये हो गया सबसे हार्डेस्ट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन कार्बन डायग्राम में, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों सीमेंटाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सीमेंटाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोरोम्बिक। और मार्टेनसाइट का क्या होता है, मार्टेनसाइट का होता है दोस्तों, आप मेरे को कमेंट करके बताना मार्टेनसाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड एज ए हैवी मेटल। तो दोस्तों हैवी मेटल किसको बोला जाता है, इसको बिना देख के आप मार सकते हो, निकल को जो है दोस्तों हैवी मेटल बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कहीं एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। कौन सा जो है हीट ट्रीटमेंट नहीं है। एक हो गया पैक कार्बोनाइजिंग। पैक कार्बोनाइजिंग दोस्तों हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। यहाँ पे आपको पता होगा कि कोल डास्ट लिया जाता है, बेरियम क्लोराइड एज ए एनर्जाइजर, BaCO3 एज ए एनर्जाइजर यूज़ किया जाता है। ये जनरली कार्बोनाइजिंग प्रोसेस है। सरफेस हार्डनिंग आप बोल सकते हो, सरफेस में आपका जो है कार्बन परसेंटेज बढ़ाता है। तो ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। नाइट्रेटिंग भी सेम चीज़ है। गैल्वेनाइजिंग देखिए दोस्तों, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें कोटिंग दिया जाता है जिंक का, ठीक है, जिंक का कोटिंग ऊपर में दिया जाता है। कोई आपका पास मान लो कोई स्टील प्लेट है या तो फिर कुछ मेटल का प्लेट है, तो उसमें जो है उसका उसका लाइफ बढ़ाने के लिए आप जो है कोटिंग देते हो उसमें, उसको गैल्वेनाइजिंग, जिंक का कोटिंग दिया जाता है, गैल्वेनाइजिंग बोला जाता है उसको। तो ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इन द ब्लैंक से यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट कौन सा है ये पूछा गया है। कौन सा वाला वैकेंसी डिफेक्ट है दोस्तों, इन ए क्रिस्टल इज ए वैकेंसी डिफेक्ट। तो दोस्तों देखिए, जो पॉइंट डिफेक्ट होता है ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि सरफेस डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट का एक एक एग्जाम्पल, ठीक है, क्या होता है, हमको नीचे कमेंट करके बताना। पॉइंट डिफेक्ट ऑलवेज ए वैकेंसी डिफेक्ट, याद रखना। आपको आप मेरे को ये बताना कि डिसलोकेशन कौन सा डिफेक्ट है, ठीक है, डिसलोकेशन कौन सा डिफेक्ट है, मेरे को नीचे कमेंट करके बताना। इसका राइट आंसर होगा मैं हार्ट दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो इतना था कि फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसा ही एग्जाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि उसमें आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आप जो है अपडेट होते रहोगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।